अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से सिर्फ चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से एक हलचल सी मची हुई है और एक मरतबा फिर कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात की ताख़ीर की जो हैं वो गुफ्तगू होने लगी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की जारी जो ट्रेनिंग थी वो रोक दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर भी हो चुका था और मुल्क भर में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, जो कि इलेक्शन शेड्यूल से पहले ज़रूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा कर सकें और वसूल कर सकें और इस सिलसिले में दीगर जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा सकें। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतखाबात मुलतवी कराने के सिलसिले में कमीशन पर इल्ज़ामात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और इसको अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार दिया है। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को उनके मुताबिक किसी भी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। इस हवाले से तमाम अहदाफ को बरवक्त मुकम्मल किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों की उन्होंने तरदीद की है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक उनकी दरख्वास्त का हरगिज ये मकसद नहीं था कि इलेक्शन में हो। तहरीक इंसाफ सिर्फ इतना चाहती है कि इलेक्शन में DROs और ROs सरकारी मुलाजमीन को ना बनाया जाए। हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए। ये डिले का रीज़न ना बने। हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे। सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन चंद दिनों के लिए, सिर्फ चंद दिनों के लिए, 2-3 दिनों की बात की जा रही है, मुलतवी हो सकते हैं। लार्जर बेंच का फैसला आने तक इंतखाबी शेड्यूल जो है फिलहाल वो मुअख्खर हो चुका है। इंतखाबात में 1 हफ्ते की ताखीर कोई कहता है 1 हफ्ता, लेकिन शायद 2-3 दिन ही हो। इलेक्शन में ताखीर के हवाले से पहले भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी और मफरूज़ों पर मबनी थी ये अफवाहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी की तारीख के ऐलान से ये अफवाहें दम तोड़ गई थी। अब इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब जो कि मुशीर हैं उसके पंजाब गवर्नमेंट के मुशीर बराए कानून है और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं। कुंवर दिलशाद साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी गई है। क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं? 8 फरवरी की जो डेट है इलेक्शन की, कितनी ताखीर इलेक्शन में आपके ख्याल में हो सकती है और चमगोइयां तो हो रही हैं काफी ज्यादा? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने जाहिर है जो फैसला किया है वो आईन और कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस हुक्म को मानने का ताबे है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 11 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेसी से किए गए थे वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया उस नोटिफिकेशन को। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज यानी 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो ट्रेनिंग का शेड्यूल दिया हुआ था आज से वो उन्होंने वापस ले लिया। अब इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के मौजूद जज साहब ने ये कहा है कि ये लार्जर बेंच में उन्होंने केस भेज दिया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फाइल भेज दी है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुमकिन है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है इसके लार्जर बेंच कल भी हो सकता है। इलेक्शन जो है वो चंद दिनों के लिए तो मुलतवी होने के इम्कान हैं, तो इसलिए कि रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, वहां नोटिफिकेशन होगा, जुडिशरी से आएंगे, तो फिर वो असरे रोज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो चंद दिनों की ताखीर होने के इम्कान हैं इस फैसले की रोशनी में। तो हमारा अंदाजा ये है कि अब चूंकि हमारा जो इलेक्शन एक्ट 57 है
उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो 54 दिन के अंदर अंदर अपना शेड्यूल जारी था। 16 दिसंबर को ये इलेक्शन जो है वो कुछ दिनों के लिए शेड्यूल जो है मौखर हो गया। शेड्यूल नहीं आ सकता जब तक लादर बैच का फैसला नहीं आ जाता। और इसके बाद 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने थे उसमें चंद रोज की फिर जो है वो हो जाएगी। अच्छा केवल शाह साहब, ये फैसला तो चैलेंज भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाए, हुक्म मुअत्तल हो जाए, तो फिर क्या होगा? यानी सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि ताखीर कुछ दिनों की हो सकती है, इसका क्या मतलब, कितने दिन वो हो सकते हैं? नहीं, इसको ज्यादा नहीं है मामला। मैंने माजी में लिखा है, तो माजी में भी चंद ऐसे मामला हुए कि जब रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट 24 घंटे में हो जाती है। और ट्रेनिंग हाँ जहाँ तक मसला है वो ट्रेनिंग का कोई ज्यादा इशू नहीं है। अगर वो जुडिशरी से आते हैं वो तो ऑलरेडी ट्रेन है, जुडिशल ऑफिसर हैं, उनको इलेक्शन कवानीन का बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों से ज्यादा इल्म है, तो वो इस लिहाज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये जो इंतजामी मामला है रिटर्निंग ऑफिसरों की, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसरों की, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आएगा, वो आप ऑर्डर पास करेंगे, वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा इलेक्शन पाकिस्तान को, तो उसकी नोटिफिकेशन करेगा। तो चंद दिनों की ताखीर तो हम देख रहे हैं। आज में अगर बाकी जो आप फरमा रहे हैं कि चंद दिनों की ताखीर तो शेड्यूल में भी हो जाएगी, हो रही है, वो भी आज से हो गई है। और फिर ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये मौका है 11 फरवरी तक चला जाए। 3-4 दिन से ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप महसूस करें इंतजामी मामला को देखते हुए तो 1 हफ्ता लगा दें, इससे ज्यादा तो कोई गुंजाइश नहीं है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देख रही है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बाद जब ये सारा रेफर जाएगा तो वो भी अखबार के जरिए देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। कभी हाई कोर्ट का फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट और हाई कोर्ट का फैसला हो गया है, तो वो भी देख रहे हैं। तो चंद दिनों के लिए तो वो भी इसकी मामले में या तो दे देंगे, चलो ठीक है 8 फरवरी को भी कर रहे हैं तो आप 15 फरवरी। अच्छा सर, 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, तो अभी तक तो इलेक्शन शेड्यूल वैसे ही आ जाना चाहिए था। ये फैसला तो कल रात को आया, क्योंकि आज से मतलब 54 रोज का अगर आप हिसाब लगाएं तो आज ही का तकरीबन दिन बनता है। अदरवाइज भी शेड्यूल ताखीर का शिकार था क्या? नहीं, देखो इलेक्शन कमीशन तो कानून के मुताबिक चल रहा था और उनकी स्टेटमेंट भी आ गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कि जी आप 8 फरवरी से जो डेट बनती है उसी दिन शुरू करती है। डेट 15 फरवरी सॉरी 15 दिसंबर बन रही थी, 15-16 दिसंबर के दरमियान बन रही थी। तो वो तो इलेक्शन शेड्यूल तो अगर आज हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो हमारी इतला के मुताबिक तो ये जुम्मे हफ्ते को तो शेड्यूल आ रहा था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल तैयारी कर चुका था, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला भी तो सबके लिए मानना पड़ता है ना, वो सब तस्लीम करना पड़ता है। तो अभी भी आप कन्विंस हैं कि इलेक्शन में 3-4 दिन से ज्यादा की ताखीर नहीं होगी और ना इससे ज्यादा ताखीर की गुंजाइश है? इंतजामी मामला को अगर आप देखें, तो ये सारे मामला जो हैं ये चंद दिनों के लिए ताखीर हो सकती है। 11 फरवरी हो सकता है। और जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो डेट ही 11 फरवरी रखी थी, सदर पाकिस्तान ने कहा 8 फरवरी। तो ज़ाहिर है अब ये मशावरत करनी पड़ेगी, वैसे तो मशावरत करनी पड़ेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रेफर भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 48 के तहत मशावरत करके नई डेट दे देंगे। सर आखिर में जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान वाला मामला था, क्या वो सेटल हो चुका है इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद? जिस तरह अकबर बाबर साहब चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, फिर पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, क्या ये मामला अब सेटल हो चुका है या कुछ हो सकता है किसी भी वक्त? हाँ, ये मामला हमारी इतलात जो है सिर्फ अखबार तक महदूद है और उसमें जो हमने जो अंदाजा लगाया है, तजिया लगाया है, उसमें ये महसूस हुआ है कि जो एक चीज अकबर बाबर को आप एक तरफ रखें, उनका तो साइड पर रखें आप, लेकिन जो चंद जिन्होंने दरखास्तें दी हैं उनके नाम मैंने पढ़े हैं, उनको मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पर भी, वो वाकया तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म मेंबर हैं। उनकी तरफ से जो दरखास्त आई कि जी हमें तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी उनका भी पॉइंट में सुनना है, उनका मौक़िफ़ सुना है, उसके बाद वो फैसला करेगा, उसकी रोशनी में क्या फैसला करता है।
तो ये उनकी स्वाबीत पर है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आया वो किस अंदाज से देखते हैं। कोरदा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद इसी मामले पर नून लीग का मौकिफ क्या है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं। पंजाब और खुसूसन लाहौर की सियासत में क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले को दिलशाद साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जिसका बेसिकली क्रक्स ये था कि इलेक्शंस में वो 2-3 दिनों से ज़्यादा ताख़ीर नहीं देखते, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का कल फैसला आया, उस पर काफ़ी तफसील में हमने उनसे गुफ्तगू की। इस वक्त नून लीग के रहनुमा अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एनालिस्ट, कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट जनाब माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अज़हर कियानी साहब, ये कल की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद आपकी पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ताखीर जो है इलेक्शन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहली दफ़ा ये बात आपकी तरफ से की गई है। आपको क्या लग रहा है कि ताखीर हो जाएगी? क्योंकि कुंवर दिलशाद साहब ऑब्वियसली इस वक्त भी बड़े अहम ओहदे पर हैं, इलेक्शन कमीशन के वो सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो समझते हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल हो भी जाता है तो इलेक्शंस तो 11-12 फरवरी से आगे की तरफ नहीं जाने चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, बात यह है, आपने सही कहा कि हमने कभी भी इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी तनकीद बराए तनकीद करना ना मुनासिब समझा, ना आज मुनासिब समझते हैं। मगर दीगर और दूसरी जमातें, बिलखुसूस एक जमात है जिसने ये स्टांस लिया, वो समझती थी ये पॉपुलर स्टांस है। तो हमने हमेशा कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पुरुमीद हैं कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएगी और अर्लीस्ट पॉसिबल जो आइन के मुताबिक इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो करेगी। मगर देखिए, आज हमें जब ये महसूस हुआ और जब ये एक ऑर्डर गुज़िश्ता रात आया और पता है चला कि इसमें जो पीटीआई है उसकी ही दरख्वास्तें भी शामिल थीं, तो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें यकीनन पीटीआई की तरफ से, जो पहले ये रोना रोती थी अपनी तरफ से कि इलेक्शंस टाइम पे नहीं हो रहे, अब जब उनको शायद नज़र आ रहा है कि आगे इलेक्शंस में आवाम ने उनको रिजेक्ट करना है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की पज़राई उनको नज़र आ रही है, तो इस तरह की टैक्टिक्स अब की तरफ वो जा रहे हैं। तो देखिए, हम ये चाहते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। अगर जो बात आपने की है, जो आपके एनालिसिस में आया है कि 2-3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी, तो चलें, ये पॉसिबिलिटी भी देखी जा सकती है। मगर आइडियली 8 तारीख को इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन पोलिंग डेट जो कि अनाउंस्ड है, उसके 54 डेज बिफोर दैट इज द लेटेस्ट दैट द शेड्यूल कैन बी अनाउंस्ड, शुड बी अनाउंस्ड। तो आज इस अमल की वजह से उसमें ताख़ीर आई है, तो यकीनन हम नहीं चाहते कि कोई भी बिला जवाज ताख़ीर है। और दूसरी बात, सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम नहीं अंजाम देगी, तो और एक तरफ हम देख चुके हैं कि जुडिशरी ने भी इन द पास्ट शायद इसके ऊपर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं कि उनका अमला इस्तेमाल हो, तो सवाल ये फिर ज़रूर पैदा होता है कि इलेक्शंस कौन कंडक्ट करेगा। और इस वजह की इस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से कि इलेक्शंस में कोई ताख़ीर ना हो, ये रिजॉल्व होना ज़रूरी है और यही हम चाह रहे हैं जी। तो देखिए, अगर वंस अगेन हम पुरुमीद हैं कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। हमारी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आप देखने के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब खुद पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज कर रहे हैं। हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशंस हैं। हर एप्लीकेंट की जो उसका मुकदमा है, जो उसकी एप्लीकेशन है, वो नवाज शरीफ साहब उससे खुद सुन रहे हैं कि रोज़ाना घंटों घंटे हम अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे लाहौर में गुजार रहे हैं। तो हम तो जी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, इलेक्शंस के लिए भी, और हम पुरुमीद हैं कि इलेक्शंस टाइमली भी होंगे और फ्री एंड फेयर भी होंगे। और यही आज भी जो हमारी पार्टी की तरफ से आपने स्टेटमेंट्स आई हैं जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो भी इसी हवाले से हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कियानी साहब। निज़ामी साहब, आप पंजाब की ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त सियासत को लेकर, बड़े करीब से उसको देख रहे हैं। ये जो हर पार्टी दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही है कि जी एक कह रहा है ये ताख़ीर चाहते हैं, दूसरा कह रहा है ये ताख़ीर चाहते हैं, क्या सभी ये ताख़ीर चाहते हैं? और ग्राउंड पर जो इस वक्त सिचुएशन है उसके लिहाज से तैयारी किस जमात की, कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त आपको लग रहा है
कि वो हकीकी मानों में 8 फरवरी को ज़हन में रखते हुए इंतखाबात की तैयारी कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि तहरीक इंसाफ की पिटीशंस तो इस हफ्ते का मामला है। 20 से 25 दिन से ये सियासी हलकों में ये गपशप शुरू हो गई थी कि क्या इलेक्शंस डिले तो नहीं हो रहे, और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल सामने थी। इसके अलावा कुछ और मसाइल भी सामने थे और ये खदशे का इजहार किया जा रहा था। अब उस गपशप को मेरा ख्याल है एक ज़बान मिलना शुरू हो गई है और सियासी जमातों ने उसको सीरियस लेना शुरू किया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका तहरीक इंसाफ की पिटीशन से या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से ताल्लुक है। ये बात उससे हफ्तों पहले से शुरू हो चुकी थी। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि सियासी जमातों की तरफ से टिकटों के फैसले तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक कोई इंतखाबी कैंप, इंतखाबी मुहिम, कॉर्नर मीटिंग खसूसन पंजाब में देखने में नहीं आ रही। इससे लगता यह है कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जिनकी सियासी हालात पे जिनकी नब्ज है, वो ये समझते हैं कि शायद अभी वक्त नहीं आया। इसलिए अभी तक मुस्लिम लीग नून के टिकटों के फैसले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ चूंकि मुश्किल में है, इसलिए वो व्हाट्सएप के ऊपर और बाकी खुफिया मीटिंग्स के जरिए अपने टिकटों पे कंसल्टेंट कर रहे हैं। लेकिन उस कंसल्टेंसी के बावजूद भी ग्राउंड पे दोनों बड़ी जमातों के कारकुन इलेक्शन कैंपेन के लिए मौजूद नहीं है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद इंतखाबी सरगर्मियां तेज होंगी। लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन शेड्यूल के जारी होने के दिनों में इलेक्शन मुलतवी होने की बहस होना शुरू हो गई है। तो ये मामला किसी सीधी तरफ जाता नजर नहीं आ रहा। ठीक। अच्छा कियानी साहब, थोड़ा सा इस मामले को इलेक्शन से अगर साइड पे करके सियासी इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बहस चल रही थी, उसमें भी पीटीआई का आज का ये दावा है कि जी उनके जो सीनियर रहनुमा है शेर अफजल मरवत साहब, उन्हें लाहौर में आज अरेस्ट कर दिया गया। कोई उनका गुनाह नहीं था, बस वो गए कन्वेंशन से, उन्होंने खिताब किया, वो आए और उनको वो लेके चले गए। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो उनका दावा ये भी है और दावा तकरीब दुरुस्त भी है कि बाकी तो किसी सियासी जमात में कोई गिरफ्तारियां वगैरह हो रही नहीं है। कि जो निजामी साहब अभी बात कर रहे थे, देखिए बात यह है कि हमारे लोग जो हैं, हमारी पार्टी के जो कारकुनान हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कैंपेन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मगर उसमें देखिए अभी और हमारी जो एट द पार्टी लेवल अगर आप देखें तो जैसे ही हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मुकम्मल होंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के इंटरव्यूज कैंडिडेट्स के खत्म होंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लीडरशिप की सतह पे एक भरपूर आपको आगे जलसा कैंपेन नजर आएगी। जहां तक ग्राउंड पे जो कंस्टिट्यूएंसी सतह पे आप बात कर रहे हैं निजामी साहब, मैं उसमें जरा एक छोटी सी वजाहत करना चाहूंगा, बल्कि इन वे उनकी कुछ बातों की तारीफ भी करूंगा कि इलेक्शन स्केड्यूल जब अनाउंस हो जाए ना जी, तो फिर कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं, फिर आपको वो कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला ज्यादा नजर आता है। मगर हैविंग सेड दैट, जी वो हलचल शुरू हो जाती है, दुरुस्त बात है। पार्टी के लोग जी और मगर हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो हरगिज भी ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हुए हैं। वो अपना रोजमर्रा का जो गमी खुशी का सिलसिला, लोगों के कामों का सिलसिला, मुलाकातें, प्लानिंग, वो सिलसिला खामोशी से जारी है। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे यकीनन ज्यादा पेस गैदर करते हैं जब आपका इलेक्शन स्केड्यूल एक अनाउंस हो जाता है, जब कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो और तीसरी बात, ये मैं जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि निजामी साहब ने कहा अभी तक कोई टिकट्स के फैसले नहीं हुए जी। अभी हमारे टिकट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं और इस हवाले से एक हमारी पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी चंद दिन पहले आई थी कि टिकट्स की जब भी फैसले होंगे तो वो पार्टी के ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अनाउंस होंगे जी। तो इंटरव्यूज का सिलसिला हमारा जरूर जारी है, डिलिबरेशंस इंटरनल जरूर जारी हैं, मगर नो टिकट्स हैव बीन अनाउंस्ड येट। तो वो भी जब टिकट्स अनाउंस होते हैं तो दैट इटसेल्फ बाद में फिर उससे भी एक एक्टिविटी जनरेट होती है जी। अच्छा, वो गिरफ्तारी की जरा उस पर भी कमेंट करते हैं, शेर अफजल मरवत की जो गिरफ्तारी है लाहौर में। जी देखिए, मैंने अभी आज खबर ही देखी है जी, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द नेचर ऑफ दिस अरेस्ट इज, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन द पास्ट आपने देखा है ये जो जमात की पूरी जमात जो है, इसके दीगर लोग जो हैं, चाहे वो तोशा खाना का केस हो, चाहे वो 9 मई की दहशतगर्दी हो, इसी तरह के मामलात में ये मुलविस रहे हैं।
तो मैं तो जानता नहीं हूँ जी, ये मरवत साहब की क्या मतलब कि 2 4 हफ्ते आए पहले ये कोई जमात में आए हैं, 2 हफ्ते बाद ये कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने देखा था, शायद इनको कोई ओहदा मिल गया। तो देखिए अगर कोई चीज़ ऐसी है तो द कोर्ट्स आर अवेलेबल, जाएं जी, अब यकीनन अपनी लीगल को रिकोर्स देखें, बट आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट जी। देखिए दूसरी बात ये है कि जो ठीक। पीटीआई लार्जली जो बात करती है जी लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जब कहती है तो वो कहती है 2018 की तरह आरटीएस डाउन कर दें, वो कहती है कि ऑपोजिशन को साथ वो करें जो नवाज शरीफ के साथ और हमारी पार्टी की क़यादत के साथ 2017-18 में किया। वो चाहती है कि जिस तरह के नवालों की उसको हमेशा आदत रही है वो नवाले उसको मिलें। तो देखिए वो तो अभी मुमकिन नहीं है, बट बहरहाल ठीक है, हम जी चले वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस जी, कियानी साहब थैंक यू उम्मीद आपको कर रहे हैं जी, कि बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपको जाना भी है। कियानी साहब, पार्टिंग कमेंट फ्रॉम यू प्लीज, कंक्लूडिंग। ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर उसकी गैर जानिबदारी पे संजीदा सवालिया निशान मौजूद हैं, और ये साफ नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ की मुखालफत में काम कर रहे हैं और बाकी जमातों के लिए फ्री हैंड मौजूद है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला मौजूद है। 9 मई एक सेपरेट केस है जिसके लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक पूरी पॉलिटिकल जमात को इस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों में लेके आना, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और सियासी जमातों का अलमिया यही है कि जब उनके साथ जुल्म हो रहा होता है तो वो उस वक्त तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब दूसरे के साथ जुल्म होता है तो वो खुश होते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की भी यही सूरत हाल है। 2018 में जो कुछ उन्होंने भुगता, आज अगर वो किसी और के साथ हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठा रहे कि हमारे साथ भी हुआ था तो आज किसी और के साथ भी होने दें। चले, माजिद निजामी साहब और अजहर कियानी साहब, थैंक यू जानेगा राजीम। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले जो इस वक्त निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है आपके सामने रखा, और इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है इस मामले पर, फिर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या सोचते हैं, नून लीग क्या सोच रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चोई मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। चोई साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो तकरीबन हर सियासी जमात अपने से बाद तमाम सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी ये फलां जो है इलेक्शन में ताख़ीर चाहता है, हकीकत में देखें तो तकरीबन सभी पर इल्ज़ामात ये लग चुके हैं कि इलेक्शन कोई नहीं चाहता। ये हो रहा क्या, और ख़ुसूसन मतलब ये मामला जो है ज़्यादातर पंजाब की तरफ ही है। क्या ग्राउंड पर भी यही सिचुएशन है और कोई तैयारियां वगैरह भी नहीं हो रही? और दूसरा, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? क्योंकि इलेक्शन में अब 2-3 दिन तो वैसे ही 3-4 दिन की तो ताख़ीर होगी, आई होप इससे ज़्यादा ना हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इस मसले पे डिटरमेंट रही। आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह से बार बार रीएट्रेट किया और बार बार जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। इलेक्शन कमीशन तो पहले डेट भी अनाउंस नहीं कर रहा था, तो फिर उसके नतीजे में बहुत प्रेशर, हर जगह पे प्रेशर और हर तरफ से प्रेशर डालकर जैसे तैसे भी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई। और फिर मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप शेड्यूल अनाउंस करें, और अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। तो ये एक तरह से ग्राउंड के ऊपर भी जो आपने सवाल किया कि ये भी यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा इस तरह की सूरत हाल के कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं। लोग भी कंफ्यूज हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हैं, और सूरत हाल ऐसी है कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक किस्म का केओस और एक किस्म का अदमे एतमाद का रुझान पाया जा रहा है इस वक्त। इलेक्शन को चाहिए कि ये चीजों को क्लियर करे, और बिल्कुल नहीं नजर आ रहा कि कोई इलेक्शन, पहले तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इस पे कंफ्यूजन है। मैं चोई साहब कते कलामी की माफी, लेकिन हाँ,
लेकिन क्या ये जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त होगा कि इस वक्त सिचुएशन, हम भी जहां पे जाते हैं पहला सवाल लोगों का यही होता है इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मामला मौजूद है, लेकिन इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी क्या आप नहीं समझते कि सियासी जमातों के जो कायदीन है, और उसमें तमाम सियासी जमातें, कोई कह रहे जी मौसम खराब है तो कोई बर्फ है तो दहशतगर्दी है तो डिले हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने जो ऑलरेडी अनाउंस की हुई है तारीख, उसी के हिसाब से उसकी तैयारियां हमें ठीक जा रही हैं। ये भी अगर डिले आया है तो तरीके इंसाफ गई है अदालत में और वहां से वो फैसला आया है, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन इस पर मजीद क्या क्लैरिफाई कर सके इस स्टेटमेंट के बगैर कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं हर सूरत 8 फरवरी को होंगे? फ्री एंड फेयर क्या इलेक्शंस होने हैं? मुझे ये बताएं कि गवर्नर्स बैठे हुए हैं चारों सूबों के अंदर, जिन 4 मतवक्को पार्टियों का अलायंस बनवाया जा रहा है या करवाया जा रहा है, या IGI 2 की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो उन चारों के गवर्नर्स तो बैठे हुए हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो 13 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में गवर्नर्स भी गए थे, तो अब क्यों नहीं जा रहे? उन पार्टियों के जो यहाँ पे पंजाब में नून लीग का है, सिंध में MKM का है, JUI का KPK में है, बाप पार्टी का उधर है, तो फिर उसका क्या हम कहें कि कैसे? और वहां पे वो सरगर्मियों का, उन सियासी जमातों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, और फिर नीचे इंसामिया जो कर रही है पंजाब के अंदर खासतौर पर, वो आपके सामने है। लोगों के खिलाफ झूठे केसेस, पर्चे जाली और हर किस्म की जो है वो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो इसमें कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस? आप ग्राउंड पे भेजकर कैमरामैन को, किसी से, रेडी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो बिल्कुल कुछ और कह रही हैं। तो इसमें अगर इलेक्शंस पहले तो होने जरूरी हैं और फिर फेयर एंड फ्री होने जरूरी हैं, और अगर ये नहीं होते तो उसके बाद आप किसी को जबरदस्ती लाकर बिठा भी लें 2/3 अक्सरियत से, तो उसके पास लेजिटिमेसी क्या होगी? उसकी तो कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त चोई साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी तो पिछले 2-2.5 महीनों से यही बातें कर रही है, और खुशमाद शरीफ साहब के वापस आने के बाद उन्हें बार बार लाडरा भी, पुकारा भी गया, कहा भी गया। लेकिन जरदारी साहब से जब यही सवाल होता है तो वो लाडला जो है वो इमरान खान को कहते हैं, वो नवाज शरीफ को अभी भी नहीं समझते कि ऐसा कोई मामला है। बिलावल साहब की टेक बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी पंजाब को छोड़ कह रही है, पीपल्स पार्टी सिंध जो है जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, असल लड़ाई तो लाडला सिर्फ नहीं है होने की, अनोखा लाडला होने की है, कि दोनों के दरमियान ये मुकाबला है कि कौन हो। अब कभी एक बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है। हमें तो कभी कोई किसी भी इलेक्शन में 2002 से शुरू कर लें, उससे पहले से शुरू कर लें, कभी भी 88 से शुरू कर लें, आप कभी IGI बना दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। 2002 में हम इलेक्शन जीत गए थे, हरा दिया गया। 2008 में हम बहुत भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, 51 सीटें हमारी छीन ली गई, मेरे समेत, जिसमें जो तमाम तजिए हैरान हो गए, वो हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं देनी थी। 13 वाला इलेक्शन आपके सामने, 18 वाला आपके सामने, अब आपके सामने है। तो ये मेरा ख्याल है, ये देखें, 2 इलेक्शंस पहले बहुत बाकी भी थे, लेकिन 2 इलेक्शंस बहुत डिस्प्यूटेड हुए, एक 13 वाला और एक 18 वाला। लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था। ये इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड है। एक पार्टी पहले दीवार से लग चुकी है, दूसरी पार्टी तरीके से सवाल उठा रही है, 3 मेन स्ट्रीम पार्टी से, बाकी इलाकाई पार्टियां। और अगर उस पार्टी ने भी सीधा कह दिया कि इलेक्शन प्रोसेस जो है ये फेयर एंड फ्री नहीं है, तो उसके बाद क्या हैसियत रह जाएगी इन इलेक्शंस की? चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू सो मच। पीपल्स पार्टी के नाज़रीन नुमाया अहम सवालात उठा रहे थे, और जवाबात जो हैं ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या निगरान हुकूमत हो वही दे सकते हैं। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया कुछ महीनों के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बिलखुसूस बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का सामना है, और हालात किसी चैलेंज से बिल्कुल भी कम नहीं है। 12 अक्टूबर को DI खान में पेश आने वाला वाक़या, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 एहलकार शहीद हुए, उसने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया। और हालिया वाक़यात की तरह इस बार भी दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। TTP के इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होने के शवाहिद भी अफगान हुकाम के साथ शेयर किए जा चुके हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने भी
कल एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने डे खान में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात का अहद किया है। साथ ही ये भी कहा कि हर मामले के लिए काबुल को मुअर्रद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। पाकिस्तानी हुकाम भी अफगान अबूरी हुकूमत के बयान का जायज़ा ले रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान को इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ ठोस एक्शन लेने के साथ दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए और उनके मुताबिक वो उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान आइंदा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। We have noted the statement by the Afghan interim government that it will investigate the terrorist attack of 12th December. Afghanistan must take strong action against perpetrators of this heinous attack and hand them over to Pakistan along with the TTP leadership in Afghanistan. We also expect Afghanistan to take concrete and verifiable steps to prevent the use of Afghan soil by terrorist entities against Pakistan. नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। मंसूर साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। डे खान का वाक़या हमारे सामने है। जो कशीदगी मौजूद थी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान वो मज़ीद बढ़ चुकी है। क्या अब दोनों तरफ से बयानात तो सामने आए हैं, लेकिन अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल तो हो रही है। अब किस तरह से देख रहे हैं आप मौजूदा हालात को? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो टीटीपी का इशू है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इशू है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये लोग जो अफगान सॉइल को यूज करते हैं, इन्हें मुख्तलिफ तरह से सपोर्ट भी अफगानिस्तान में मिल जाती है, चाहे वो अफगानों की तरफ से हो या किसी और मुल्क की तरफ से हो, लेकिन ये लोग बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और इसलिए जब भी कभी इनके साथ किसी किस्म की इस ग्रुप को खत्म करने की बारी आती है तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के साथ साथ बातचीत की जरूरत पड़ती है। अब पहले जब मैं, आपको याद होगा, मैं वहां पे था 2021 में एम्बेसडर था, 2021-22 की बात है, तो इनसे कुछ बातचीत से हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने की थी, करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस थी। तो अभी भी जब हमारी कोई भी, अगर हम इस चीज का कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें अफगान तालिबान की जरूरत के बगैर ये नहीं, अफगान तालिबान की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। और दो तरह की मदद चाहिए। एक तो वहां से ये जो इम्प्रेशन है या जो उनकी तरफ से अफगान तालिबान के सर्कल्स की तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है वो रोकी जाए, और दूसरे, अगर इनके साथ कोई किसी वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए पुरअमन तौर पर वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई इस किस्म का रास्ता होना चाहिए कि वो वापस आ सके। तो उसमें भी गारंटर्स जो हैं या जो उसमें इंटरमीडिएटरी का किरदार है वो अफगान तालिबान ही अटेंड कर सकते हैं। इसलिए मेरा तो व्यू ये है कि अफगान तालिबान या उनकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात, अपने डायलॉग को बेहतर रखने की जरूरत है। डायलॉग के चैनल्स जब बंद हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा शदीद हो जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम तो ये है ना कि देखिए, अफगान तालिबान बतौर पॉलिसी अगर सपोर्ट ना भी करते हो टीटीपी को, लेकिन उनके रैंक्स में एक सपोर्ट मौजूद है। इनकी आइडियोलॉजी एक ही है, एक ही मदरसे से वो पढ़े हैं, अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे लड़े भी हैं, वो उनको छोड़ तो नहीं सकते। पाकिस्तान के पास इसके अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि सख्ती से बात की जाए और शायद अफगानिस्तान के अंदर जाकर भी इनके ठिकानों पर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए? देखिए ना, जब अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन, अगर अफगान तालिबान जो हैं, अगर वो देखें, अफगान तालिबान की सपोर्ट तो इनके लिए मौजूद रही है और किसी ना किसी फॉर्म में वो रहेगी भी शायद, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा ना कि जब ये पिछले सालों में ये लोग एक ही तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, उन्हीं मदरसों से आए, और फिर अफगान तालिबान की जो इंसर्जेंसी थी उसमें इन लोगों की किसी न किसी फॉर्म में बहुत एक्टिव सपोर्ट रही है। तो अब इस मामले से निकलने के लिए जब हमारी अफगान तालिबान से या उनकी हुकूमत में आने के बाद से जब से उनसे बातचीत होती रही तो अफगान तालिबान के बहुत सीनियर लीडर्स ने, मुझे याद है कि ये अश्योरेंस कराई कि देखें, हम आपको इस मामले का हल निकालने में मदद करेंगे, हम आप इस मामले में हमारे बेशक
उनके साथ हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे कुछ ताल्लुकात हैं, हमारा एक पास्ट है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए ये रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिर जनरली जब कुछ अरसे बाद अनफॉर्चुनेटली जो रिलेशनशिप है या डायलॉग है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है और फिर वो मुनक़ता हो जाता है बाज़ औक़ात, जिस तरह आजकल है जी। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है अगर ये जो टफ मैसेजिंग तो चले ठीक है, आपको अपने नेबर्स के साथ टफ मैसेजिंग भी करनी पड़ती है अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो ऑप्शन है जिसमें अगर टारगेटिंग होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो हमारा ये एक देरीना प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होता है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कहते रहे हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी या किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए जी। और अच्छा एम्बेसडर साहब देखें, एक मामला एक ये भी है कि कुछ ऐसे भी आए कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, फैमिलीज हैं, और शायद माजी में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उनके कुछ लोग या आज भी सफर भी करते होंगे। ये वाला जो मामला मैंने डिस्कस किया, ये कितना फैसला कुन साबित हो सकता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ये जो हमेशा लेवरेजेस तो हर तरह से यूजफुली एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इस किस्म के लेवरेजेस को फिर आप पब्लिक डोमेन में लाके नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कोई लेवरेजेस हैं तो वो उनके साथ सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के राब्तों के जरिए, हमारे सियासी लेवल पे राब्तों के जरिए इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स को यूज करने की बात आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री इस बात को साबित करती है कि सिर्फ प्रेशर्स नहीं चले, वहां पे सुपर पावर्स की फौजें मौजूद रही, उनके प्रेशर्स नहीं कामयाब हुए, चाहे वो सोवियत यूनियन था, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स था। तो मेरा ख्याल है जो एंगेजमेंट है, और खास तौर पे अगर हम अभी भी इकोनॉमिक एंगेजमेंट की तरफ जाएं तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट के जरिए एक ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जहां पे इस इशू को, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं बहुत बुनियादी इशू है टीटीपी का, इसको भी एड्रेस किया जा सके। एम्बेसडर अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शोर के हाथों कत्ल होने वाली, बेदर्दी से कत्ल होने वाली कैनेडियन शहरी सारा इनाम के कत्ल के मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि मुलजिमा समीना शाह को केस से बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने 9 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया था। मुलजिम शाहनवाज ने अपनी बीवी को झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम और उसकी वालदा समीना को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मकतूला सारा वालिद इनामुर रहीम ने अदालत से शाहनवाज को मिलने वाली सज़ा पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्शली मैं मुतमईन हूँ कि जो मेन किलर है उसको सज़ा मिली है, मगर मेरे ख्याल में उसकी माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त वो मेरी बेटी को मार रहा था तो उसकी माँ ने ये आवाज़ें ना सुनी। 5 दिसंबर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज और उनकी वालदा पर फर्द जुर्म आयद की थी और 9 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया था। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस ने 23 सितंबर 2022 को अयाज अमीर के बेटे को अपनी पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी को उनकी जो मिसेस थी उनको मुबैना तौर पर कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसके एक रोज़ बाद इस केस में मारूफ सहाफ़ी अयाज अमीर को खुद भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर की रात किसी तनाज़े पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जुम्मे की सुबह दोनों में दोबारा झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुलजिम ने खातून को शदीद तशद्दुद का भी निशाना बनाया और उसके बाद उसे हलाक कर दिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फ़ी मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।